है मेरे YouTube चैनल लर्निंग फ्रेंड्स पे। ये चैनल शुरू करने का मेरा मोटिव देखा जाए तो ये है कि मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हूँ और टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक टर्म चलती है वैल्यूएशन, जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है वो। तो उससे रिलेटेड यूट्यूब पे देखा जाए तो पर्टिकुलर ऐसा कुछ चैनल या ऐसा कुछ है नहीं जहाँ इससे रिलेटेड हमें कंप्लीट एक नॉलेज मिल पाए। तो उसी को शुरू करने के लिए, उसी चीज़ को ब्रीफ में बताने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा वैल्यूएशन के बारे में। मैं वैल्यूएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि वैल्यूएशन क्या होती है। तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग की जब वैल्यूएशन होती है तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो कि है वेराइटीज ऑफ लैंड, टाइप, स्टाइल एंड यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, और थर्ड है डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग द प्रॉपर्टी। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वेराइटीज ऑफ लैंड, वेराइटीज ऑफ लैंड का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर लैंड है वो लीगल व्यू से देखें। लीगल व्यू से मतलब लैंड जो है वो क्लियर है या नहीं। उसके अलावा ये हो गया कि जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ तो जयपुर में कई टाइप ऑफ लैंड है, जैसे जेडीए की लैंड हो गई, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, या कुछ सोसाइटी पट्टाज है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड हो गई और ग्राम पंचायत की लैंड हो गई। तो मतलब काफी तरह की लैंड होती हैं। तो लैंड की जो वैरायटी है कि किस लीगल से या फिर अदर सोशल से, इकोनॉमिक से, हर तरह से इस तरह से डिवाइड करी हुई है। डेवलपमेंट पे लैंड डिपेंड हो जाती है कि उस एरिया में डेवलपमेंट है तो लैंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट कम है तो लैंड की कॉस्ट कम हो जाएगी। जेडीए प्रॉपर्टी है तो लैंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है तो लैंड की वैल्यू कम होगी। तो इस चीज़ पे लैंड की वैल्यू वेरी करती है। तो लैंड पे प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है। उसके अलावा सेकंड चीज है टाइप, स्टाइल एंड यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन उसमें यूज लिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, अपना रेनफोर्स हो सकता है, उसके अलावा लोड बेयरिंग हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, या उसके अलावा कोई भी जो भी अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन है वो कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन हो सकता है स्लैब में आरसीसी हो, और हो सकता है कि टीन स्लैब हो। तो उस चीज पर डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, स्टाइल कैसा है कंस्ट्रक्शन का, लुक कैसा है उसका, उसमें फ्लोरिंग कैसी हो रही है, पेंट कैसा हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर बनाया है, एक नॉर्मल बॉक्स टाइप बना दिया है, एक प्रॉपर रेजिडेंस बनाया है जिसको देखते एक अलग ही लगता है कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा है। तो उस चीज पे ये चीज डिपेंड करती है। उसके अलावा आजकल प्रीकास्ट भी आ चुके हैं तो उस पे भी ये डिपेंड करती है। तो इन चीजों पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कैसा है, उस पे इन सब पे भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। उसके अलावा थर्ड है डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी है तो उसको देखने का एक तरीका, तो मैं इस जगह इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे जयपुर की कोई प्रॉपर्टी है और जयपुर की प्रॉपर्टी के अंदर कहीं से हाईवे निकलना है। ठीक है, ये प्रपोज किया हुआ हाईवे निकलना है। तो क्या होता है कि जो ये ब्रोकर होते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं, इनको ऐसा कोई आइडिया तो होता नहीं कि यहाँ से हाईवे निकलना है, नहीं होता। कुछ होते हैं एक्सपर्ट इस चीज के, कुछ नहीं भी होते हैं, अफवाहें भी बहुत चलती हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बिगाड़ देना, बनाए रखना, कि यहाँ से हाईवे निकलेगा ये प्रॉपर्टी चली जाएगी तो इसकी वैल्यू कम है, या यहाँ से हाईवे निकलेगा और ये प्रॉपर्टी बच जाएगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अपने अपने देखने के नजरिए पे वो चीज डिपेंड करती है कि क्या उसकी वैल्यू रहेगी। उसके अलावा है कि सामने वाला परचेज कर रहा है, कितना ये दे सकता है। माना कि कोई प्रॉपर्टी है 5 लाख की और किसी पर्सन को वो पसंद आ गई है और उसकी कैपेसिटी है कि वो 10 लाख भी उस प्रॉपर्टी के लिए पे कर सकता है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके लिए 10 लाख हो गई। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को किसी को परचेज करना है, वो वहां पे रेंट से रह रहा है, लेकिन वो 4 लाख दे सकता है, तो वो उस प्रॉपर्टी के लिए उसकी वैल्यू 4 लाख की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ठहरा है, इतने टाइम से रेंट पे कर रहा है तो 4 लाख दे दे। तो इस तरह से वैल्यू वेरी करती है। अब मैं बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, वर्ड बोल रहा हूँ, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये जानना होगा कि वैल्यू होता क्या है। वैल्यू को थोड़ा एक अपन एक्सप्लेन करते हैं कि वैल्यू चीज है क्या आखिर। तो मैंने वैल्यू को भी डिफाइन करने के लिए कई एग्जाम्पल बनाए हैं कि वैल्यू है क्या। इस वैल्यू जो वर्ड है इसकी मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए
मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिखे हैं कि हाँ इस तरह से हम किसी चीज की वैल्यू को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक अरब किंग का, कि एक बार की बात है, कहते भी रहते हैं, सुना होगा कि एक अरब का राजा था। तो वो ऐसी जगह फंस गया और ऐसी हालत में हो गया कि मरने वाली कंडीशन में हो गया वो। और मरने वाली कंडीशन में हो गया किस वजह से? प्यास की वजह से। मतलब उस वो बंदा इतना परेशान हो गया था पानी के लिए कि उसे एक पानी के एक गिलास के लिए वो अपना पूरा राज्य देने के लिए तैयार था, कि मुझे बस एक पानी का गिलास मिल जाए, मैं अपना पूरे राज्य उसके लिए दे सकता हूँ, अपना कंप्लीट किंगडम वो किसी और को देने को तैयार था। तो ये चीज थी, इस जगह उसके उसकी जो किंगडम था उसकी वैल्यू सिर्फ एक पानी के गिलास के बराबर हुई। इस चीज को हम किस वैल्यू से किस तरह देखेंगे? अर्जेंट नीड एंड हाई पेइंग कैपेसिटी। अर्जेंट नीड एंड हाई पेइंग कैपेसिटी मतलब उसको अर्जेंट जरूरत थी तो थी, और वो उसके लिए कुछ भी पे कर सकता था, उसकी कैपेसिटी थी, वो किंगडम दे सकता था। लेकिन उसी जगह कोई गरीब होता जो एक झोपड़ी में रहता है, उसके पास खाने के भी लिए नहीं है, तो बेचारा मरता, बेचारा क्या करता, वो नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी कैपेसिटी थी, उसने दिया। तो इस वैल्यू को मैंने नाम दिया अर्जेंट नीड एंड हाई पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या था कि कोई एक डायमंड है 50 कैरेट का, 50 कैरेट का कोई एक डायमंड है। तो उस डायमंड की जो असली कीमत है वो किसे पता होगी? ज्वेलर को। वो कहते भी है ना कि असली हीरे की चमक सुनारी जाने और कौन जाने, इस तरह से कहावत भी है कुछ। तो जो 50 कैरेट का डायमंड है उसकी असली कीमत ज्वेलर जानता है, क्योंकि वो उसको परख सकता है और उसकी वैल्यू उसे पता है। लेकिन अगर वही 50 कैरेट का 50 कैरेट का डायमंड किसी बच्चे के पास चला जाए तो वो उसे एक टॉय समझेगा, एक खिलौना समझेगा, एक पत्थर समझेगा, कुछ भी समझेगा, उसे उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। इस वैल्यू को हम बोलेंगे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ असेस्ड एंड मार्केट। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ असेस्ड एंड मार्केट की जानकारी का अभाव होना। ज्वेलर को पता है कि डायमंड की क्या कीमत है, पर बच्चे को नहीं पता। इसी जगह ये एक एग्जांपल था, इसको हम लैंड एंड बिल्डिंग में देखें तो एक अननोन पर्सन जो फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार किसी दूर गांव से शहर में मकान खरीद रहा है, उसे नहीं पता कैसे क्या चीज होती है, जो उसे ब्रोकर ने थमा दिया वही होता है। लेकिन उसी जगह एक एक्सपर्ट बंदा है तो वो ब्रोकर से 10 जगह देखेगा तब एक सेलेक्ट करेगा, वो बेचारा 2 या 3 और कम दाम वाला देख के सेलेक्ट कर लेगा। ये चीज है, तो ये चीज भी वैल्यू डिपेंड करती है इसके ऊपर भी। ठीक है, तीसरी चीज है कि चंदन की लकड़ियां, चंदन की लकड़ियों का पता होगा कितना महंगा बिकती है, कितना अच्छा खासा। अभी मूवी भी आई थी पुष्पाराज, जो कि चंदन की लकड़ी पे ही थी। तो इसके अंदर अगर कोई अनजान गांव वाला है, उसे रोटी जलाने के लिए रोज वो लकड़ी इकट्ठा करता है, उसे अगर कहीं चंदन का टुकड़ा भी मिल जाएगा लकड़ी का, तो वो उसे जलाने का ही साधन समझेगा कि ये लकड़ी मेरे जलाने के काम आएगी, उसे उसकी कीमत नहीं पता। तो वहां भी चंदन की लकड़ी की वैल्यू उसको नहीं पता। तो इसको भी मैं बोलूंगा लैक ऑफ नॉलेज एंड असिस्टेंट मार्केट। उसको पता ही नहीं उसकी असली कीमत क्या है, और वो उसको जला देगा और अपना खाना पका लेगा। उसके अलावा एक एग्जांपल लिया है मैंने कि एक गुजरात का राजा था। तो उसने क्या, गुजरात का जो किंग था उसको उसने एक टूटी हुई झोपड़ी के लिए, जहाँ एक ओल्ड लेडी रहती थी, एक बूढ़ी औरत जो रहती थी, उसको थाउजेंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए कि इस हट को मुझे दे दे और ये कॉइन तू रख ले। उसका रीजन ये था कि जो किंग ने जो अभी प्लान निकाला हुआ था, वो वहां से एक नदी निकलने वाली थी उसके प्लान के अकॉर्डिंग, और जो वो हट थी वो उसके कॉर्नर पे आ रही थी। राजा का ये था कि मैं उस जगह को लेऊंगा और वहां अपना रेजिडेंस, महल या कुछ भी इस टाइप से बना दूंगा, उस जगह को कवर वो खुद के लिए ले लेगा और वह किनारे पे हो जाएगी। लेकिन उस लेडी ने वो नहीं दिया, उसको काफी ऑफर किए पर नहीं दिया। इस वैल्यू को बोलेंगे हम सेंटिमेंटल वैल्यू, कि सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स वैल्यू। कि कई होते हैं ना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी अच्छी है पर उससे अपना सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। कई मूवीज में होता है कि हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे, ये जगह खाली कर दो, उसकी वैल्यू नहीं है पर बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, पैदा हुई है बचपन से। तो ये होती है सेंटिमेंटल एस्पेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। और एक एग्जांपल लिया है मैंने कि कोई बेचारा गरीब आदमी है, वो एक झोपड़ी में रहता है, या फिर कोई चौल में रहता है, या फिर एक बिल्कुल छोटे से जो टीन के छवे हुए रहते हैं उनमें रहता है। तो उसके लिए वही लग्जरी है, उसके लिए वही होना बेहतर है, क्योंकि उसे पता है कि मैं रोड पे सोने से बेहतर है कि मुझे छत तो मिल रही है।
उसके लिए वही लग्जरी है। लेकिन उसी जगह कोई अगर मिलेनियर है तो उसके लिए वो सबसे सस्ता और बकवास चीज है, वो कभी वहां रहना पसंद नहीं करेगा, और अपने आसपास तो ये लोग ये चीजें रहने भी नहीं देते हैं। तो वहां पे इस वैल्यू को जो देखा जाएगा वो बोला जाएगा पेइंग कैपेसिटी एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, कि उस मिलेनियर की पेइंग कैपेसिटी है मिलियन पे करने की, गरीब की पे कैपेसिटी है 1000 पे करने की, इसलिए वो चौल में रहता है और वो बंगलों में रहता है। सोशल स्टेटस, अगर वो वहां रहेगा तो उसका सोशल स्टेटस क्या रहा, मिलेनियर अगर चौल में रहेगा तो उसका सोशल स्टेटस क्या रहेगा, या वो आसपास उस एरिया में रहेगा तो सोशल स्टेटस क्या रहेगा, वो वैल्यू कम कर देती है चीज की, इसलिए ये फर्क पड़ते हैं। उसके अलावा देखा जाए वैल्यू को और भी अगर टर्म्स में देखा जाए कि क्या कैसे क्या वैल्यू हो सकती है, ये मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू की किस तरह से वेरी करती है, वैल्यू क्या चीज है, कब किस चीज की कैसे वैल्यू बन जाती है वो। उसके अलावा देखा जाए कि कोई भी नेशनल हेरिटेज की ज्वेलरी है उसकी वैल्यू करी, इसकी वैल्यू इंडिया में थी 218 CR, 218 करोड़ की इंडिया में उसकी वैल्यू थी। लेकिन जब आउट ऑफ इंडिया उसको ऑफर जो आया आउट ऑफ इंडिया से, आउटसाइड ऑफ इंडिया से, तो उसको लगभग 750 करोड़ का ऑफर आया। जो ज्वेलरी की कीमत 218 करोड़ इंडिया में थी वो थी बाहर 750 करोड़ की। इस वैल्यू को जो देखेंगे तो ये हो गई एक तरह से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वैल्यू। कोई चीज यहाँ से बाहर जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो ये चीज है वैल्यू। तो वैल्यू को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है। उसके अलावा भी वैल्यू, एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने एक नॉर्मल रिबन लिया $2 का और उसको लेके एक हैट बना दी उसने, काफी शानदार हैट थी और जो बिकी $50 में। तो उसकी 2 करोड़ की $2 की $2 का उसने खर्चा किया और $50 में बिकी। ये इस तरह से वैल्यू है। तो ये जो है क्रिएटिविटी वो कहा जाएगा इसको, कि हाँ इसकी क्रिएटिविटी थी जिसने वैल्यू बनाई। तो देखा जाए वैल्यू वो है कि डिपेंड करता है कि हम ही उस वैल्यू को बना रहे हैं, हम ही घटा रहे हैं। और कोई भी चीज की वैल्यू जो होता है उसकी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि क्रिएटिविटी से उसकी वैल्यू बनी है या फिर सेंटिमेंटल थी, वो नहीं छोड़ना चाहती थी अगर, तो उससे वैल्यू बनी है। उसके अलावा किसी को अर्जेंट नीड है तो उससे वैल्यू बन जाती है। तो वैल्यू हर एक अलग अलग चीज की इस तरह से वैल्यू होती है। उसके अलावा अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा और मैं उसमें कुछ अब वैल्यूएशन के लिए लैंड एंड बिल्डिंग के कुछ जनरल केसेस के एग्जांपल लूंगा, जहां मैं आपसे पूछ भी लूंगा कि आपको अगर पता है कि क्या हुआ होगा तो आप कमेंट कर दें। बाकी मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, एक वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, नेक्स्ट में उसके सबके सॉल्यूशन बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट वीडियो है, 0 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, तो अब देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। चैनल पे मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा 3-4 दिन 5 दिन के अंदर, और काफी मजा आने वाला है। थैंक यू।